हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपना नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन, ये दो वर्ड्स आपने जो पहले भी पढ़े हैं, आज हम थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब हमने 9th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर के गैसेस पार्टिकल की बात की थी तो वहाँ पे एक वर्ड आ रहा था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन हमने क्या किया था कि द ट्रैवलिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोल रहे हैं। ये गैस की, लिक्विड की, सॉलिड की सभी की प्रॉपर्टी है, पर मैक्सिमम ये गैस में देखने को मिलती है, सॉलिड में ये कम देखने को मिलती है, लिक्विड में थोड़ा सा मीडियम एक्सटेंट तक। अब डिफ्यूजन आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे गर्म खाने की खुशबू, अगर पार्टिकल्स गर्म खाने के आसपास ज़्यादा गर्म हैं, वहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो वो बहुत ही फास्ट ट्रैवल करेंगे, बहुत जल्दी हम तक पहुँचेंगे। ठीक है, और अपनी जो सेंस ऑर्गन है, जो नोज़ है, वो उनको आसानी से डिटेक्ट कर पाएगी। मतलब स्टेट ऑफ ओरिजिन से उनकी ट्रांसफ़र हमारे तक, हम तक, हमारी सेंस ऑर्गन नोज़ तक जो ट्रांसफ़र हो रही है, जिस रेट से वो वहाँ से चलकर हम तक आ रहे हैं, उसी को रेट ऑफ डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, अब इफ्यूज़न क्या है? देखिए, डिफ्यूज़न हमें समझ में आ गया कि एक तरफ से एक जगह पर गैदरिंग किए गए पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी जाए तो वो पूरी स्पीड से चलना शुरू करते हैं। बट इफ्यूज़न क्या है? इफ्यूज़न मैं इन शॉर्ट आपको एक छोटे से एग्जांपल से ही समझाऊंगी। सपोज आपने एक बैलून फुलाया, खूब बड़ा आपने बैलून फुलाया और आप उसमें एक पिंच कर देते हो, आप उसमें एक होल कर देते हो, पिन होल कर देते हो, वहाँ से सारी गैस पूरे प्रेशर से निकलना स्टार्ट हो आती है। तो जो गैसेस पार्टिकल इकट्ठे गैदर्ड हो गए थे एक बैलून में, अब वो एक पिन होल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं पूरे प्रेशर के साथ, उसी को इफ्यूजन कहते हैं। सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन किसे कहा जाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, फिर हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन? इफ्यूजन की। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है? इट इज द प्रोसेस, आप इसको प्रोसेस बोल सकते हैं और आप इसको स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, आप इसको बोल सकते हो द स्प्रेडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, स्प्रेडिंग ऑफ द molecules throughout the available space, throughout the available space। ठीक है, अवेलेबल स्पेस यानी जितनी जगह किसी मॉलिक्यूल को घूमने के लिए मिलेगी और वहां पर पार्टिकल्स मूव करते हैं, घूमते हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हो ट्रांसफरिंग ऑफ गैसियस particles from high concentration to low concentration, राइट? तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। दोनों में से आप कोई भी बात बोल सकते हो, वो बिल्कुल सही चलेगी। अच्छा, इफ्यूजन क्या है? अब ये ट्रांसफरिंग के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलूंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल की बात हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्योंकि जब हम डिफ्यूजन की बात करेंगे तो हम ये बात तो ज़रूर से ज़रूर दिमाग में रखेंगे कि कोई पार्टिकल तभी ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तो किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और वो पार्टिकल बहुत जल्दी क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। इफ्यूजन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ गैस अंडर प्रेशर, दिस पॉइंट इज वेरी मस्ट, क्योंकि किसी प्रेशर के कारण ही ऐसा होगा। अंडर प्रेशर पास थ्रू अ पिन होल, है ना? अंडर प्रेशर क्या बोलेंगे? अंडर प्रेशर रिलीज और पास्ड through a
पिन होल, पिन होल का मतलब बहुत ही छोटे से छेद से अगर कोई गैस किसी प्रेशर के कारण निकल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे अगर क्वेश्चन लॉ के बारे में कहा गया है तो आपको ये डेफिनेशंस नहीं देनी है। अगर आपसे क्वेश्चन कहा गया है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को डिफाइन कीजिए, then these definitions are not written at their place because these are the definition of diffusion or effusion simply. But what is the law? तो लॉ क्या है, लॉ यहां पर जो लॉ काम कर रहा है वो क्या है, अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लॉ क्या कह रहा है कि आप किसी भी कंडीशन, टेम्परेचर या प्रेशर की कोई भी कंडीशन ले सकते हो, किसी भी कंडीशन पे अगर हम देखें तो किसी गैस की ट्रैवलिंग यानी ट्रांसफरिंग, किसी गैस का डिफ्यूज होना, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डिपेंड अपॉन द इनवर्सली या इनवर्सली डिपेंड अपॉन द डेंसिटीज, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। तो हम बोलेंगे इसको अंडर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and pressure, the rate of diffusion or effusion of any gas is inversely proportional to the square root of their densities, their density or their molecular mass और देयर मॉलिक्यूलर। आपको ये दो बातें याद रखनी है, या तो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली होगा या मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली होगा। यानी अगर कोई गैस बहुत भारी है, मतलब मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम हो जाएगा। गॉट इट। अगर कोई गैस बहुत घनी है, घनी मतलब डेंसिटी उसकी ज़्यादा है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है, हमें हर किसी उसकी खुशबू नहीं आती, मतलब हर किसी गैस की या हर किसी लीकेज की खुशबू नहीं आती या स्मेल नहीं आती या हम उसको पहचान नहीं पाते, पंजेंट है, स्वीट है, कैसी है। तो सबका अपना अपना नेचर है। सबसे पहले जो हम तक पहुंच रही है, सपोज यहाँ पर पूरे एरिया में एक तरफ पंजेंट स्मेल चल रही है, एक तरफ बहुत स्वीट स्मेल है, एक बार कहीं पर फ्रूटिंग स्मेल है, एक बार कहीं पर कोई अच्छे फ्लावर की स्मेल है। सबसे पहले जो हम तक पहुंचेगा, जो हमें डिटेक्ट होगा, इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, सबसे ज़्यादा। हम यहाँ खड़े हैं, चारों तरफ हमने अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स लगा रखे हैं, या हमारे पास कहीं पर गंदी रोटन एग स्मेल है, कहीं पर खाने की खुशबू आ रही है, कहीं पर हमें परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले जो हम डिटेक्ट कर पाएंगे, मतलब मान लीजिए मैंने परफ्यूम की खुशबू पहले डिटेक्ट कर ली और चीज़ें मुझे बाद में मालूम चल रही हैं कि भी हाँ यहाँ पर तो खाना भी, यहाँ पर ये भी है, या सबसे पहले मैंने परफ्यूम की खुशबू डिटेक्ट कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि जो परफ्यूम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। डिफ्यूजन क्या है, मतलब उसके पार्टिकल्स मेरी सेंसरी ऑर्गन्स तक बहुत जल्दी पहुंचे, यानी वो या तो उनकी डेंसिटी कम है या उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तभी तो वो जल्दी ट्रैवल कर कर मुझ तक पहुंचे। सबसे बाद में जो मुझे खुशबू आई, सपोज मैंने सबसे बाद में किसी फ्लावर की खुशबू को महसूस किया, इसका मतलब उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो है, तभी तो मुझे सबसे बाद में उसका पता चला। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या है, या हमें ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम डिटेक्ट कर पाएं कि कोई गैस किस स्पीड से ट्रैवल करती है, ताकि वो मिक्स करके कोई मॉलिक्यूल बना पा रही है या नहीं बना पा रही। अगर बना रही है तो उसको बनाने में कितना टाइम लगा, एक गैस को दूसरी गैस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, और कब वो दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रही। उस मॉलिक्यूल की ऑब्जर्वेशन हमें कब हुई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उन दोनों गैसेस का मॉलिक्यूलर मास क्या था। इट मीन्स इन शॉर्ट, इस डेरिवेशन के साथ साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम डील करेंगे, और ये जो टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके फॉर्मूलाज पर न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। ये कंसेप्चुअल और ये डेरिवेशन के रूप में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा।
So you just must concentrate on your numerical portion and derivation portion. Write this, then we come to that. Now for this derivation, what the relation we use, that rate of diffusion. हम यहाँ से जो लेकर चलेंगे वो है rate of diffusion, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम यहाँ पर स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेंसिटी, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और इनवर्सली टू दी स्क्वायर रूट ऑफ दी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के भी इनवर्सली होता है। अब यहाँ पर देखो 4 गैस 1, अगर पहली गैस के लिए 4 गैस 1 और 4 गैस सेकेंड, अगर दूसरी गैस की बात करें तो 4 गैस सेकेंड, आप इसको ए भी रख सकते हो और 1 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करती हूँ पहली गैस का और दूसरी गैस का, तो मुझे कंपैरिजन के लिए क्या क्या चाहिएगा, या तो मुझे डेंसिटीज पता हूँ या फिर मुझे मॉलिक्यूलर मास। जाहिर सी बात है, अगर मैं गैसेस को जानती हूँ तो मैं मॉलिक्यूलर मास को जान सकती हूँ और किसी भी गैस का रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं निकाल सकती हूँ। सपोज इस गैस के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या रहेगी, D1 रहेगी। अब इसका सपोज रेट R2 है और ये किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी D2। अभी यही लेकर चलेंगे। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं अगर हटा देती हूँ तो R1 इज इक्वल टू K अपॉन में अंडर रूट D1, इसको मैं हटाती हूँ तो R2 इक्वल्स टू K अपॉन में अंडर रूट D2। इसको ध्यान रख के चलेंगे। अगर मैं इस D1 को यहाँ लेकर आती हूँ तो R1 इंटू में अंडर रूट D1 इक्वल्स टू K, यानी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मैं कर दूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के स्क्वायर रूट का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है अंडर रूट D2 किसके बराबर हो गया, K के बराबर। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूं तो ये भी किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगी। इफ वी वांट टू टेक द रेशियो ऑफ बोथ, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं, ये बातें तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं इन दोनों गैसेस के लिए रेशियो निकालना चाहूं तो R1 अपॉन में R2, ठीक है, फॉर बोथ दी गैसेस R1 अपॉन में R2, तो मेरे पास रिलेशन 1 अपॉन में D1 और 1 अपॉन में अंडर रूट D2 रहेगा। तो ये क्या आएगा, मुझे रिलेशन देखो मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको ताकि दिक्कत नहीं आए। काफ़ी बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए मैंने लिखा 1 ओवर रूट D1 R1 के लिए। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइड लिखती हूँ, मैंने डिवाइड लिखा अंडर रूट 1 ओवर D2। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ये अंडर रूट 1 ओवर D2 है, ये अंडर रूट 1 ओवर D1 है, तो D1 नीचे की तरफ आ गया, D2 ऊपर की तरफ चला गया, अंडर रूट 1 1 से कैंसिल, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा D2 ओवर D1, ठीक है। तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1। ये जो रिलेशन है ये मेरे लिए जो है ये इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। हालांकि इनको मैंने नंबर दे दिया, लेकिन दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। इन शॉर्ट R1 R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 ओवर D1। तो ऐसे ही हम इसका M2 के साथ भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास के साथ भी कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर भी हो सकता है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। हो गया कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ मॉलिक्यूलर मास के साथ भी इसको कंपेयर कर सकती हूँ। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला रहेगा, ये जो है ये मेरा सेकंड फॉर्मूला रहेगा। सेकंड फॉर्मूला रहेगा, इसको मैं फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकती हूँ, इसको मैं सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि ये मेरे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। और भी बहुत कुछ है, अभी देखते हैं। अब इसी चीज के साथ बेटा, अगर हम प्रेशर से किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करते हैं तो हम दो बातें ध्यान रखेंगे। देखिए, किसी कंटेनर में अगर हमारे पास कोई एक फिक्स्ड अमाउंट की गैस है और उस गैस के अंदर उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। सपोज इस कॉर्नर में बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हैं, ठीक है, ज़्यादा सारे पार्टिकल इकट्ठे हैं, तो हमें ये रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या रहेगा। तो बेटा हम ज़्यादा जो है प्रेशर कहाँ अप्लाई करेंगे, इन्हीं पार्टिकल्स पे करेंगे। तो यही कह रहा है कि अगर हम दो गैसेस का डिफरेंट प्रेशर लेते हैं, सपोज दो अलग अलग गैसेस मैंने ली, तो जो प्रेशर है ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ज़्यादा मॉलिक्यूल जिसके अंदर होंगे हम वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, और ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करते हुए, धक्का मारते हुए कहीं बाहर निकल कर जाएंगे।
जितने ज्यादा प्रेशर एक दूसरे को हिट करते हुए निकलेंगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, वो उतना ज्यादा एरिया कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर दो गैसेस का रेशियो हम रेट प्रेशर के लिए कंपेयर करते हैं तो दैट शुड बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो। ठीक है बेटा, एक और रिलेशन है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर मैं दो गैसेस की वॉल्यूम के साथ ये कंपैरिजन करूं तो उससे लिए मुझे डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड। ठीक है, और बेटा टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन, टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल सकते हो आप, इसको रेट ऑफ इफ्यूजन भी बोल सकते हो, और जहां पर मैंने डिफ्यूजन वर्ड यूज किया है वहां मैं इफ्यूजन वर्ड भी यूज कर सकती हूं। अब क्या कह रहा है कि अगर आप कंपेयर करते हैं, सपोज आपने कंपेयर किया, आपने वॉल्यूम को, आपने टाइम को कांस्टेंट कर दिया, मतलब दो गैसेस हैं, दो गैसेस की वॉल्यूम डिफरेंट है लेकिन टाइम वो सेम ले रही हैं, टाइम सेम ले रही है, वॉल्यूम डिफरेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है तो R1 ओवर R2 बिकम्स V1 ओवर V2। तो ये भी एक रिलेशन मुझे मिल रहा है, ये भी एक रिलेशन मुझे मिला था। इससे पहले हमने दो रिलेशंस और किए थे, ये हमारा थर्ड रिलेशन है, ये हमारा फोर्थ रिलेशन है, कि अगर वॉल्यूम हमारे पास गिवन हो दो अलग अलग गैसेस की और टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया हो तो हम उस वॉल्यूम से भी रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ऐसे ही अगर टाइम गिवन हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी देखते हैं। अब बेटा इफ वॉल्यूम इज सेम फॉर two different gases and time taken is different then तब रेट ऑफ डिफ्यूजन देखिए R1 इज इक्वल टू V1 ओवर T1, तो V1 तो दोनों में कॉमन ही है, इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं। R2 इज इक्वल टू V ओवर T2। देखो V दोनों जगह मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वॉल्यूम क्या है, दोनों में सेम है। T1 T2 क्यों लिखा? क्योंकि टाइम दोनों में क्या है, डिफरेंट। देखो इनवर्सली है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो टाइम टेकन के इनवर्सली है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या रहेगा पहली और दूसरी गैस के लिए? T2 अपॉन में T1। तो ये रिलेशन अगर टाइम हमें गिवन है तो हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम सबको कंक्लूड करके देखें, कंक्लूजन यानी जितना डिराइव हमने किया है उससे अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का कंक्लूजन निकालते हैं तो कंपैरिजन फॉर दी R1 एंड R2, सबसे पहले हमने लिखा था डेंसिटी के लिए D1 बाई D2, फिर हमने देखा था मॉलिक्यूलर मास के लिए M2 बाई M1, फिर हमने देखा था प्रेशर के लिए P1 बाई P2, फिर हमने देखा था वॉल्यूम के लिए V1 बाई V2, और एट द लास्ट हमने देखा था टाइम के लिए T1 बाई T2 बाई T1। बेटा ये है कंक्लूडेड रिलेशन। इस रिलेशन के बेसिस पे आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोई भी गिवन चीज है आप उससे आसानी से रिलेट करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक दो सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और डाउट्स लीजिएगा। चलिए एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। चलिए बेटा एक बार इसको देखते हैं, अभी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी डिफ्यूजन लॉ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच विल डिफ्यूज फास्टर, अमोनिया और CO2, व्हाट आर देयर रिलेटिव रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। अब कह रहा है कि आपको ये बताना है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सबसे पहले डिफ्यूज का मतलब कौन जल्दी चला जाएगा, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। अब हमें ये जानने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, डेंसिटी नहीं दे रखी, वॉल्यूम नहीं दे रखी, टाइम नहीं दे रखा, प्रेशर कुछ भी तो नहीं दे रखा, सिर्फ इनके नाम दे रखे हैं और हम इनके फॉर्मूले जानते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे मॉलिक्यूलर मास स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ भी नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो है।
हम फॉर्मूले से उन एटम्स के, उन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया हो गया 17, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हो गया 44। अब फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? इनवर्सली टू मॉलिक्यूलर मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली टू मॉलिक्यूलर मास। अब रेशियो निकाला, जहां हमने फॉर्मूला में R1 ओवर R2 किया था, यहाँ पर अमोनिया ओवर CO2 कर लिया। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया। तो बेटा सबसे पहले कौन डिफ्यूज कर रहा है? देखिए सबसे ऊपर कौन है? अमोनिया, नीचे कौन है? CO2। तो रेशियो कितना आया? 1.0609 ओवर 1। तो विच हैज द रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर? अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोरोली द टू एंड्स ऑफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर HCl गैस and ammonia are allowed to enter. At what distance ammonium chloride will first appear? पहले क्वेश्चन को समझिए। एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, इसके एक किनारे पर तो अमोनिया नाम की गैस है, इसके दूसरे किनारे पर हाइड्रोजन क्लोराइड नाम की गैस है। दोनों को चलना है अपनी अपनी तरफ से, दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। अब चलेंगे, चलकर दोनों मिलेंगे, मिलकर एक व्हाइट क्लाउड बनाएंगे और उस कंपाउंड का नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। लेकिन ये नहीं पता कि ये अमोनियम क्लोराइड किसकी तरफ जल्दी बनेगा, मतलब कौन जल्दी ट्रांसफर। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड यहां तक पहुंचा और अमोनिया यहां तक भागकर आ गई तो ये यहां भी बन सकता है। अगर अमोनिया यहां तक चली है और ये HCl यहां तक भागकर आ गया तो ये यहां भी बन सकता है। और अगर दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं तो ये बीच में भी बन सकता है। पर हमें ये पता लगाना है कि ये बना कहां, किसकी तरफ बना। और इसका पता कैसे लगेगा? जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा उसकी तरफ बन जाएगा, मतलब उसके किनारे की तरफ बनेगा, क्योंकि वो तो चला ही नहीं। और जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा वो भाग कर जाएगा और दूसरी तरफ जाकर इसको मिलाकर बना देगा। तो हमें तो बस पता लगाना है कि किस तरफ जाकर ये बनेगा। ठीक है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, एक सिवाय डिस्टेंस के, लेंथ के। तो वही मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने रेशियो लिया अमोनिया और क्लोराइड HCl गैस का, मॉलिक्यूलर मास अप्लाई किए 36.5। HCl का मॉलिक्यूलर मास 36.5 है, अमोनिया का 17 है, इनका स्क्वायर रूट लिया, 2.147 का अंडर रूट निकाला, 1.465। अब ये किसका रेशियो है? ये अमोनिया का है। तो हम क्या कहेंगे? जब HCl 1 सेंटीमीटर चला था तो अमोनिया कितना चला था? अमोनिया चला था 1.465 सेंटीमीटर। जल्दी कौन चल रहा है? जल्दी कौन चल रहा है? रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका फास्ट है? अमोनिया का। लेकिन बताना है किसकी तरफ बनेगा। किसकी तरफ बनने के लिए हमें ट्यूब लेनी पड़ेगी। ट्यूब की लेंथ कितनी है? 200। फिर कह रहा है कि अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अमोनिया। तो अमोनिया ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने में से किया? ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस हमेशा जो रेशियो होता है उसका सम होता है। HCl का 1 सेंटीमीटर था, अमोनिया का 1.465, दोनों को ऐड कर दिया टोटल। ठीक है, ये हमारा अमोनिया का ये टोटल। और इनटू में लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है? 200। जब इस पूरे को सॉल्व किया तो हमें अमोनिया का डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिला 118.8 सेंटीमीटर। अब टोटल लेंथ कितनी है? 200 है। इसमें से अगर 108.9 सेंटीमीटर हम घटा देते हैं तो अपने पास कितना मिला? 81.1 सेंटीमीटर। और ये 81.1 सेंटीमीटर किसका एंड है? एंड्स ऑफ HCl। HCl का किनारा है। तो अमोनियम क्लोराइड किसकी तरफ बनेगा? छोटा डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया? HCl ने ना। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द HCl, क्योंकि अमोनिया बहुत जल्दी चलकर आ गया और बनाया कहां मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन क्लोराइड की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको इस लॉ पर जो है सॉल्व करने हैं। वॉल्यूम से भी मिल सकते हैं, टाइम से भी मिल सकते हैं। इसके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए और उनके डाउट्स लीजिए।